स्टार्टअप्स वैसे भी इंडिया में ग्रो कर रहा है आजकल, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी जो स्टार्टअप्स कंपनियों की भी आ जाती है कि जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें वो उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कितना टफ हो रहा है और क्या इसके लिए रिलायबल हो सकता है? स्टार्टअप पहले कोई भी हो, समस्या यहाँ आती है जो जरूरत है वो रजिस्ट्रेशन तो करते हैं, जो जरूरत नहीं है ऐसे 50 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए टू वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी कि वो रेड फ्लैग है? इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या है, स्टार्टअप्स में पैशन देखते हैं कि टैक्स पेयर्स की वो गलतफहमियां जो है टैक्स की संरचनाओं को लेके, तो कुछ वो दूर हो जाए ऐसा। इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम में नाम ज्यादा है, भले ही परसेंटेज कम हो। सेस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। पर्सनल डेटा सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने कोई ऐप डाउनलोड कर दिया, अब ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप परमिशंस पूछता है। जनरल थॉट प्रोसेस इज एक्सेप्ट ऑल। उस एक्सेप्ट ऑल के परमिशन में समटाइम्स इट विल आस्क परमिशन फॉर एक्सेसिंग योर फोटो गैलरी। स्विगी या जोमेटो को जरूरत नहीं है, स्विगी आपका फोटो गैलरी एक्सेस करके क्या देगा? सही बात। अगर आपका गूगल अकाउंट बाय एनी चांस हैक हो जाता है तो आपके गूगल अकाउंट की शुरुआत से लेके अब तक सारे फोटोज उसमें निश्चित है। इससे बड़ा खतरा और कुछ। Do you have any real story about where cyber law helped or failed to make justice? दोनों है मेरे पास। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात में। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोक्ष जी, जो कि एडवोकेट हैं, एडीआर स्पेशलिस्ट हैं और कई जगह पे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम राष्ट्र की बात में। आपको प्रैक्टिस करते हुए करीबन 2 दशक से ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपसे एक जो मेजर सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले समय से एक दशक में, एक ही दशक की बात करते हैं, कि आपने क्या बदलाव देखा, जो कॉरपोरेट प्रशासन के अंदर क्या बदलाव देखा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंसल्टिंग में था, कंसल्टिंग से मैंने एडवोकेसी चुना है। अभी कंसल्टिंग में पब्लिक बहुत सी समस्या लेके आती है, खासतौर से कॉरपोरेट वर्ल्ड में। अगर हम देखा जाए तो 2013 से पहले जो कॉरपोरेट सिस्टम्स थे, जब कंपनीज एक्ट 1956 अमल में था और 2013 में जब कंपनीज एक्ट 2013 अमल में था, ये दोनों एक्ट्स का जो बदलाव था वो गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस किए। कहने का मतलब ये है कि कॉरपोरेट्स अपनी जो मुनाफा था वो इस दौरान पे ये फोकस करे थे कि कॉरपोरेट अपना मुनाफा खुद खा रहा था, सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा था। अब 2013 में जो डेवलपमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट में, उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम मोदी जी ने अनाउंस करके उसको नरिश किया है, इस कंप्लायंस सिस्टम्स कुछ ज्यादा ही हो गए और कॉरपोरेट वर्ल्ड में छोटे छोटे कंपनीज का आगमन ज्यादा हुआ। बड़े कंपनीज कंप्लायंस को एफर्ट करना चालू करे, पर छोटे छोटे कंपनियों में इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आना चालू किया। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन, एक एम्प्लॉय है कंपनी के खिलाफ, उसको एक सिफारिश है, वो सीधा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में उसका जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट है, दर्ज कर सकती। पहले ये सुविधा नहीं थी, ये सुविधा अब आ गया। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट में डेवलपमेंट है, रूल्स, स्टेबिलिटी, फॉर्म्स, एक सिस्टम बनाया गया है विच वाज मोर एक्सेसिबल। अभी आपने स्टार्टअप्स की बात की है, तो स्टार्टअप्स वैसे भी इंडिया में ग्रो कर रहा है आजकल, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी जो स्टार्टअप्स कंपनियों की भी आ जाती है कि जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें वो उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं कि किसका रजिस्ट्रेशन। अभी तो जीएसटी तो कंपलसरी है ही, उसके बाद भी और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम से ज़्यादा ध्यान उनको रजिस्ट्रेशन पे देना पड़ता है। तो ये कितना टफ हो रहा है और क्या इसके लिए रिलायबल हो सकता है? देखिए, समस्या रजिस्ट्रेशन का तो है, अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ समस्या एक्चुअली कंप्लायंस का है। क्योंकि स्टार्टअप पहले कोई भी हो, जब
स्टार्ट करते हैं 3-4 लोगों से जुड़ के, अपने और अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ, जितने भी स्मॉल टाइम कैपिटल है उसके साथ लोग बिजनेस चालू कर देते हैं। समस्या यहाँ आती है कि वो लोग एक आशा में कि मैं ये रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मेरे को वो बेनिफिट मिलेगा, ये करूंगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, इस हिसाब से जो ज़रूरत है वो रजिस्ट्रेशन तो करते हैं, जो ज़रूरत नहीं है ऐसे 50 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अब हर रजिस्ट्रेशन की एक कीमत होती है, वो कीमत है उस टाइमलाइन पे वो फॉर्म को फाइल करना है। ये इसीलिए किया गया है कि पब्लिक उस रजिस्ट्रेशन को सीरियस ले। अब क्योंकि सब ऑटोमेटेड है, सारे सिस्टम्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं, आप कोई फाइलिंग नहीं करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो टैक्स जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको अलग से प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी सर्टिफिकेट के आधार पे सिर्फ वो ए चेंज करके पीटी करके वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर भेज देगा और बोलेगा भाई प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पे कर दो। अब आपको ये तो मालूम नहीं है कि एक स्टार्टअप को कि भाई मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया तो सही है, बट मैंने कभी प्रोफेशनल टैक्स वाले को अप्रोच किया ही नहीं। बट जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर डिक्लेरेशन साइन किया है, उसने आप ये भी कहा है कि कोई अदर रेगुलेशन है जो पैरेलली अमल होती है, उसे मैं सहमति देता हूं। इस हिसाब से आपको ये रजिस्ट्रेशन बाई वन गेट वन का ऑफर में आ गया। अच्छा, तो आपको ये कंप्लायंस करना जरूरी हो जाता। तो सबसे पहले स्टार्टअप को बैठ के ये निर्णय लेनी चाहिए कि कौन से रजिस्ट्रेशंस मुझे करना जरूरी है। अच्छा, ये तो बात हुई सर स्टार्टअप्स की। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। अच्छा, क्या ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए टू वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, कि वो रेड फ्लैग है? इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या है, स्टार्टअप्स में पैशन देखते हैं। अब आज के रेट में किसी को एक आइडिया आया, उस व्यक्ति को लगता है कि वो आइडिया सबसे श्रेष्ठ, बट एक इन्वेस्टर जब वो आइडिया सुनता है उसको लगता है कि भाई आज से 500 लोग कर दिए इसको, इसमें 450 तो फेल हो गए, 50 लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो आइडिया जो आपको आया जरूरी नहीं है कि वो आइडिया नहीं हो और किसी ने अमल नहीं किया हो। सबसे पहले इन्वेस्टर को उस स्टार्टअप एंटिटी में पैशन देखनी चाहिए, क्या उस फाउंडर में वो जुनून है और वो कमिटमेंट है, क्योंकि वो पैसा कंपनी के नाम पे नहीं रख रहा, फाउंडर को रख रहा है। सो फाउंडर का एटीट्यूड, फाउंडर का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा प्रिकॉशन लेना है? प्रिकॉशन ये लेना है कि पैसा आने के बाद, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, स्टार्टअप जो स्टार्ट करे हैं वो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जब पैसा आ जाता है ये डिसिप्लिन नहीं रहेगा कि भाई ये कंपनी का पैसा है, इसको कंपनी की विकसित के लिए ही रखनी चाहिए, और वो लग्जरी पे फोकस करना चालू करेगा। जो इकोनॉमी क्लास के फ्लाइट में जा सकता है वो जस्ट बिकॉज किसी इन्वेस्टर ने फंड किया है, अभी प्रीमियम इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास में चलना चालू करेगा, जो जरूरी नहीं है। वो डिसिप्लिन इनकलकेट करना इन्वेस्टर का काम, क्योंकि अगर किसी का पैसा खराब हो रहा है तो वो इन्वेस्टर का पैसा खराब हो रहा है। इन्वेस्टर ने स्टार्टअप पे विश्वास किया, उस आइडिया को माना, उस फाउंडर पे भरोसा किया और पैसा लगाया, तो उसे उस फाउंडर को चेक्स एंड मेजर्स में तोलते हुए रहनी चाहिए, नहीं तो उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, और उसको समझानी चाहिए कि भाई ये मैं प्रॉफिट के लिए नहीं, इस कंपनी की ग्रोथ के लिए रखा। ये मैसेज अगर जाएगा तो इन्वेस्टर का पैसा भी नहीं जाएगा, स्टार्टअप का फाउंडर भी ठीक काम करेगा। कंपनीज तो बहुत सारी हो रही है, लिमिटेड जो कंपनी आजकल की पार्ट भी चल रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ वाइट कॉलर्स क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इंडियन जो लॉ सिस्टम है, इंडियन लीगल सिस्टम है, कितना प्रभावशाली है उसको रोकथाम करने में या फिर उस पर काम करने में, उसको कंट्रोल करने में, वाइट कॉलर जो क्राइम्स चल रहे हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये दोनों एक ही पहलू के दो अलग अलग स्वरूप है। कोई आके हमारे साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड करता है और हमारे भरोसे को मिसयूज करके, वी पुट अंडर कैटेगरी कॉल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम। कोई जीएसटी अवॉइड कर रहा है, कोई डिपार्टमेंटल इश्यूज नहीं कर रहा है, कोई टैक्स फाइलिंग बराबर नहीं कर रहा है,
या कोई विलफुली कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस करते हैं। अभी सवाल ये है कि वेदर लॉ इज कॉम्पिटेंट टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इश्यू। इस सवाल को थोड़ा आगे लेके चलता है। सेक्शन इज इंपॉर्टेंट और एनफोर्समेंट इज इंपॉर्टेंट। बीएनएस या आईपीसी में धाराओं की कमी नहीं है और हर धारा कुछ ना कुछ ऑफेंस को आइडेंटिफाई करता है और पनिशमेंट रीजनेबली दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास प्रोसीजर इतना रोबस्ट है उसको प्रूव करने के लिए। व्हाइट कॉलर ऑफेंस या इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमें यह प्रूव करना पड़ता है कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ कैसे, जिसका आधार आपका बैंक स्टेटमेंट बनेगा। और अगर कंपनी है सो दिन को अगर आप 1000 ट्रांजैक्शन या वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो 50 ट्रांजैक्शन पकड़ के चलेंगे, 2 साल के फासले में वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनेगा जिसे देखने की क्षमता चाहिए। सो ये रिसर्च में टाइम चला जाता है जिसमें केस का डिले होगा और हमें जो प्रोसीडिंग और पनिशमेंट है वो बहुत डिलेड में मिलेगा, क्योंकि रिसर्च वर्क ज्यादा है उस डॉक्यूमेंट्स को, उसको समराइज करना पड़े। मिसाल के तौर पर जब वीडियोकॉन का फ्रॉड हुआ था, कुछ 5 लॉरियों में एविडेंस को दिया गया। 5 लॉरी का एविडेंस बहुत होता। उसको आप समराइज करके एक जज पढ़ने के सिचुएशन पे समरी लेके जाने के लिए भी शायद एक 500-600 पेजेस तो बनी जाएंगे। अब उस समरी को पहले कंफर्म करना है कि यह 500 पेजेस में पूरी केस की समरी आ चुकी है। इस समरी के बेस में आपको एक जजमेंट बनाना है और वो जजमेंट रीजनेबल और स्पीकिंग ऑर्डर रहनी चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब क्या फैक्ट्स है, क्या आरोप है और क्या एविडेंस है, इन तीनों को जज ने किस दायरे में देखा है, यार्डस्टिक क्या है और फाइनल जजमेंट क्या है, इसको स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये स्पीकिंग ऑर्डर है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से अब तक जो सेक्शंस प्रिवेलेंट है बीएनएसएस में और अदर करस्पॉन्डिंग एक्ट्स में, दे आर सफिशिएंट। व्हाट हैज टू बी रिपेयर्ड और एड्रेस्ड इज क्विक प्रोसेस। प्रोसीडिंग्स को जल्दी करने के लिए हमें कुछ टूल्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो एडीआर सिस्टम है, ये इंडियन लॉ सिस्टम में आपको क्या लगता है कभी कुछ नया शेप बनाएगा भविष्य में? 1996 में पहले आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एनैक्ट हुआ था। 2023 में मीडिएशन एक्ट एनैक्ट हुआ था। एडीआर के 2 मुख्य आधार आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि एक रिटायर जज आर्बिट्रेटर बनेंगे या एक 10 years प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कैन ऑल्सो बिकम आर्बिट्रेटर। नॉर्मल कोर्ट से ये प्रोसेस फास्ट इसलिए है क्योंकि वो आर्बिट्रेटर आपको पूरा समय देगा वो केस को सुनने के लिए और समझने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई केस में एक जजमेंट देना है, एक व्यक्ति को जो जज की कुर्सी पर बैठा है 10 से लेके 15 घंटे की जरूरत पड़ती है सारे दलीलों को सुनने के लिए और उस दलीलों को एसिमिलेट करके एक ऑर्डर देने के लिए। और ये 15 घंटे उनकी रेगुलर कॉज लिस्ट के हिसाब से कुछ सालों में डिवाइड होता है। अब यही 15 घंटे हम आर्बिट्रेशन में एक स्पेसिफिक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि 12 महीनों में एक आर्बिट्रेशन संपूर्ण स्केल में कंप्लीट होगा, जिसमें एविडेंस दिया जाएगा, एफिडेविट्स फाइल किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ओपिनियंस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड फाइनल अवार्ड मिलेगा। यह आर्बिट्रेशन। मीडिएशन में हम कोई एनफोर्समेंट नहीं करते, आपकी बात सुनेंगे, आपके अपोजिट पार्टी की बात सुनेंगे, दोनों में मतभेद कहाँ है इसको फोकस करेंगे और वो मतभेद का वजह क्या है, किस एरियाज में वो सुलझ सकते। दोनों पार्टियों को मीडिएशन में कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, तभी तो एक सेटलमेंट आएगा। मीडिएशन इज अ ग्राउंड वेयर आप पार्टीज को समझाएंगे कि भाई ये सब मुद्दा ही नहीं है डिस्कस करने का, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको आप कैसा सॉर्ट आउट करते, आप ओपिनियंस दो, हम फैसिलिटेट करते और वो ओपिनियंस लेके फाइनली सॉल्व करते। आर्बिट्रेशन में फैसिलिटेशन नहीं है, एविडेंस को अप्रिशिएट करके एक अवार्ड दिया जाता। सो आर्बिट्रेशन इज अ क्विक प्रोसेस ऑफ ए कमर्शियल डिस्प्यूट
मीडिएशन इज अ फैसिलिटी टू सॉल्व द कमर्शियल डिस्प्यूट। दोनों में ही अंतर है। आज की डेट में ये इतना क्यों डेवलप होके इतना वाइड स्प्रेड क्यों हुआ है, पब्लिक क्यों उसके बारे में बोल रही, बिकॉज ऑफ सोल्यूशन एट फास्ट लेवल। हर चीज मीडिएट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे एक हादसे में किसी का मर्डर हो गया, उसे आप मीडिएट नहीं कर सकते। मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए ये जरूरी है कि वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को विवाद का मुद्दा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो या सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट कैन बी मीडिएटेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में मीडिएट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आपको इस घड़ी के ऊपर डायल के लिए एक ने बोला कि भाई मेरा पेटेंट या मेरा डिजाइन इन्फ्रिंज हुआ है, आपको इसमें मीडिएशन का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उसका पॉइंट ये है कि ये इन्फ्रिंज किया, इसने मेरा डिजाइन चुराया है। मुद्दा ये है कि हाँ या ना, इसको आप मीडिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे थोड़ी बात इससे थोड़ी बात पूछना नहीं होता। सो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन हर चीज में लागू नहीं। एक यार्डस्टिक पकड़ के चलना है थंब रूल के हिसाब से, दिस इज ओनली फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट्स। बाकी जो आते हैं सो आएंगे, बट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कमर्शियल डिस्प्यूट। कभी ऐसा हुआ है कि अक्रॉस द बॉर्डर किसी मीडिएशन में कभी कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? अक्रॉस द बॉर्डर मीडिएशंस होते हैं, बट दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अक्रॉस द बॉर्डर में आप अगर स्पिरिट पे फोकस करोगे कि ट्रांजैक्शन लेवल पे जब बात और विवाद रहती है, बॉर्डर्स का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। जब उसी पे आप उस कंट्री का लॉ इस कंट्री का लॉ बीच में ला लेते हो तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से रेस्टोरेंट्स, कोई न्यू ईयर इवेंट आ गया, दिवाली आ गया या दसरा आ गया या सम फेस्टिव एक्टिविटी आया, तो ये लोग फॉरेन कंट्री से शेफ्स लेके आते हैं अपने होटल्स में। अब ये फॉरेन कंट्री का शेफ आपके होटल में जो भारत में है, जिसका मेजॉरिटी क्रू एंड स्टाफ इंडियंस है, उनका एक अपना कल्चर है, वो लोग उस किचन में चला रहे। अब यह नया शेफ आया, यह नया शेफ का नया फोकस रहता है, नया कल्चर रहता, ये 15 दिन में पूरा किचन का सिस्टम उलट पुलट कर देता और विवाद उत्पन्न होता है। आपने वो शेफ को विवाद के लिए तो नहीं लाया, आपने वो शेफ को इसीलिए लाया कि आपके होटल में थोड़े वेरिएंट के नए डिशेस आए। इन डिस्कशंस को मीडिएशन में सॉर्ट आउट हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ कल्चरल डिफरेंस है, और उस कल्चरल डिफरेंस को सबको बिठा के अगर हम समझा दे, सबको उनके उनके ऑप्शंस बोले, तो वो मीडिएशन में सॉर्ट आउट हो सकता। ये टेक्निकली एक क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट है, बट मीडिएशन इज अ गुड सॉल्यूशन। इसको कोर्ट जाएंगे, वो उसकी जगह फाइल करेगा, हम अपने कोर्ट में फाइल करेंगे, वो इधर आएगा, हम उधर जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा। अच्छा, कभी आपके प्रैक्टिस के दौरान ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट को आपने बताया मीडिएशन के लिए, तो कभी उसका क्या रिएक्शन रहता है कि फाइटिंग अ केस और मीडिएशन? ज्यादातर क्लाइंट्स बेसिकली दोनों को प्रेफर नहीं करते। क्लाइंट बेसिकली एक एडवोकेट के पास सॉल्यूशन के लिए आता है, जो टेक्निकली उसे पता नहीं है कि उसकी विवाद का क्या सॉल्यूशन बन सकता है। अब मान के चलिए आपने किसी को एडवांस दिया है एक दुकान खरीदने के लिए, थोड़े दिन के बाद बोलता है कि भाई ये नहीं है, मैं अब मेरा दुकान नहीं बेचूंगा, तो ये हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिस्प्यूट, जिसे आप उस एरिया के सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। जाने के बाद भी जब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, सीपीसी में एक प्रोविजन है विच इज सेक्शन 89। सेक्शन 89 CPC is way back, almost decades back it is written, and it is amending, almost it is evolving every day. Rather than saying amending, we say evolving. और CPC में सेक्शन 89 मौजूद था, which says कि भाई डिस्कस टॉक फॉर ओपन सेटलमेंट्स। सो क्लाइंट जब एडवोकेट के पास आता है, उसे एक सॉल्यूशन चाहिए। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने वो दुकान वाले को एडवांस दे दिया, अब वो बोलता है नहीं देना। पहले वी एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। भाई सीधा उस दुकान वाले से बात करो, अगर वो नहीं मानता है तो ठीक है, नहीं हम एक लीगल नोटिस भेजे, अदर साइड से एक लीगल नोटिस का रिप्लाई आया,
ये दो एडवोकेट्स बैठ के भाई ये हुआ है इसके साथ, वो हुआ उसके साथ, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है इज नथिंग बट